नमस्कार। आज अपन बात करेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री 11th क्लास और टॉपिक रहेगा अपना परमाणु संरचना। परमाणु संरचना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। परमाणु के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस में जो बातें पढ़ करके आए हैं, कुछ सेट बातें तो अपनी वही यहाँ पर रिपीट होगी जो आपने 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है। सबसे पहले परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक आया था डाल्टन नाम का। डाल्टन एक वैसे तो ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई थी। ये बात है सन 1808 की। 1808 में डाल्टन ने बात बताई कि परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। यानी कि अगर अपन किसी पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़ों में काटें तो वह लास्ट जो उसका सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल बनेगा वो क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। फिर डाल्टन ने एक बात और कही कि इन परमाणुओं को आप और छोटा नहीं कर सकते, यानी कि इनको आप और ज्यादा नहीं काट सकते। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। यानी कि आप इस परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। अविभाज्य कण होता है और कोई भी पदार्थ है वो सब मूल रूप से इन्हीं सूक्ष्मतम कणों या परमाणु से मिलकर के बना होता है। ये बात डाल्टन ने बताई सन 1808 में। ये भी बताया कि जिन परमाणुओं का द्रव्यमान एक जैसा होता है, समान होता है, उनके गुण भी समान होते हैं। अलग अलग द्रव्यमान वालों के गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था जो सन 1808 में दिया था। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद, जब तक डाल्टन की बातें चल रही थी, उसके बाद कुछ बातें और आई। वो क्या आई कि कुछ समय पश्चात अपरमाणविक कणों की खोज हो गई। कौन से कणों की, अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण किसको कहते हैं अपन, कि वे सूक्ष्मतम कण हैं, वे सूक्ष्मतम कण जिनसे परमाणु का निर्माण होता है। वे सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे परमाणु का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, अपरमाणविक कण कहलाते हैं। और वो अपरमाणविक कण किसी परमाणु में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरे प्रकार का जो कण होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 प्रकार के कण होते हैं। इनसे मिलकर ही इसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। इनको अपरमाणविक कण बोला जाता है। अब ये बात तो डाल्टन के सिद्धांत के क्या हो गई, बिल्कुल विपरीत हो गई। भाई डाल्टन ने कहा कि आप परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने तो यहाँ पर कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इन कणों की खोज हो गई थी। और जब पता चला कि परमाणु में ये 3 कण भी होते हैं तो फिर डाल्टन को तो गलत साबित होना ही था। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो यहाँ आकर के फ्लॉप हुआ था। कि डाल्टन ने तो कहा था कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप डाल्टन ने यही कहा था कि परमाणु को अपन और ज्यादा नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पर तो अपन ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन यहाँ पर तो विभाजित हो रहा है परमाणु 3 भागों में। तो ये डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित किया गया था। कब किया गया था, तो ये इन 3 अपरमाणविक कणों की खोज होने के बाद में किया गया था। फिर धीरे धीरे अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा होता है, ये तीनों कण कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं। परमाणु संरचना के मॉडल बताए गए जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था, जैसे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में रदरफोर्ड ने भी परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। नील्स बोर ने भी परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाया। आज अपन बात करेंगे इन अपरमाणविक कणों के बारे में कि ये क्या होते हैं, कैसे इनकी खोज हुई। तो
तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं परमाणु के सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अपरमाणविक कणों में पहली बात अपन कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? देखिए, एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। ये कोई एक प्रयोग कर रहा था। क्या प्रयोग कर रहा था वो मैं प्रयोग आपको बताता हूं। इसने सबसे पहले एक कांच की नली ली, एक कांच की नली ली। इस कांच की नली में यहां पर एक निर्वात पंप लगा हुआ था। क्या ये निर्वात पंप? निर्वात पंप ये क्या काम करता है कि ये इस नली के अंदर की जो हवा है, जो वायु है, जो गैस है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और अगर ये हवा बाहर निकल गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, इसलिए इसको निर्वात नली भी बोला जाता है। इस नली के अंदर इसने दो धातु की प्लेटें लगा दी, एक इधर और एक इधर। ये धातु की दो प्लेट लगा दी। इन्हीं प्लेटों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और यहां पर इसने क्या किया? यहां पर इसने उच्च वोल्टेज लगा दी। उच्च वोल्टता यहां पर लगा दी। उच्च वोल्टेज लगाने के बाद अब देखिए, ये प्लस वाली प्लेट से जुड़ा हुआ तार है और ये माइनस वाली प्लेट से जुड़ा हुआ तार है। प्लस वाली प्लेट को अपन क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। और इसको क्या बोलेंगे अपन? कैथोड। अब ये जो एनोड थी, इसके पीछे यहां पर, इसके पीछे की साइड में इसने क्या किया? जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। जिंक सल्फाइड जो होता है वो एक स्फुरदीप्त पदार्थ होता है। अब ये स्फुरदीप्त पदार्थ क्या होता है कि जिंक सल्फाइड जो है, इसके ऊपर जैसे ही कोई आवेशित कण आकर के टकराएगा, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, जैसे इसके ऊपर आकर के टकराएगा वैसे इसमें चमक उत्पन्न होती है, दीप्ति उत्पन्न होती है, चमकीला हो जाता है ये। अब ये जिंक सल्फाइड का लेप अपने टीवी में भी होता है, जो टीवी का पर्दा होता है उसमें भी होता है। ये लेप कर दिया, यहाँ पर उच्च वोल्टेज लगा दी। अब देखिए, यहाँ इस नली में कोई घटना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये आप भी जानते हैं कि अपन दो तार हैं, अपन उन दोनों तारों को टकराएंगे तभी तो एक तार से दूसरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती। अब मैंने दो तार ऐसे पकड़ रखे हैं और दोनों तार मान लीजिए किसी बल्ब के हैं और बल्ब वहां पे मैं कह रहा हूं कि ये बल्ब जल रहा है, कैसे जलेगा? नहीं जलेगा। तो दोनों तारों को अपनों को क्या करना पड़ेगा? टकराना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, ये प्लेट इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इसने क्या किया? इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें दाब जो था वो बहुत ही कम कर दिया, अल्प दाब कर दिया, बहुत कम, यानी कि जो गैस थी, जो हवा थी, उसको इसने बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर इसने देखा कि कुछ समय पश्चात ये जो नली है, इस नली में इस जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर चमक उत्पन्न होने लगी। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या होने लगी? चमक। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न होती है। फिर इसने देखा और दाब कम किया तो ये पूरी की पूरी नली, जैसे ट्यूबलाइट जलती है वैसे पूरी नली के अंदर चमक उत्पन्न होने लग गई। अब यहां पर बात शुरू होती है कि यह चमक कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई। तो माइकल फैराडे ने अपने हिसाब से क्या क्या बातें बताई वो सुनिए। माइकल फैराडे ने कहा ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड के पीछे का पर्दा चमक रहा है, इसका मतलब इस जिंक सल्फाइड पे आकर के कुछ टकरा रहा है। अब बताइए, यहाँ आपका एनोड है, सामने आपका कैथोड है, तो कुछ न कुछ कैथोड से निकलने वाला कण ही इधर आकर के यहाँ जिंक सल्फाइड पे टकरा है, यानी कि सामने से कुछ आ रहा है। और वो सामने क्या है अपने पास में? कैथोड है। तो इसने कहा कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न हो रही है और उन किरणों को इसने नाम दे दिया कैथोड किरणें। क्या नाम दे दिया? कैथोड किरणें। कि निर्वात नली में
कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न होती है और वो किरणें आकर के कहां पर टकराएगी, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड पर, और यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। ये बात किसने कही, माइकल फेराडे ने कही। तो फिर जब इससे पूछा गया कि बताइए कैथोड किरणें कहां से निकली, क्यों निकली, कारण क्या है, तो देखो सारी बातें इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में अब माइकल फेराडे बता रहा है। पहली बात इसने कही कि कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न होती है, कैथोड से उत्पन्न होती है, कैथोड से उत्पन्न हुई और जा किधर रही है, एनोड की ओर। कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गति करती है कौन सी किरणें, कैथोड किरणें, बात पहली। दूसरी बात माइकल फेराडे ने यह बताई कि जो कैथोड किरणें निकल रही है, उन कैथोड किरणों में यहां से निकलने के बाद ये साइड में नहीं टकरा रही, यहां लेप कर दिया लेकिन यहां लेप करने पर कोई चमक उत्पन्न नहीं हुई। इसने कहा कि ये सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। दो बातें होगी। तीसरी बात इनके आवेश के बारे में कि इन जो कैथोड किरणें हैं, इन किरणों पर कौन सा आवेश उपस्थित है। तो माइकल फेराडे ने क्या किया, अब आवेश का पता लगाना है। इधर एक प्लस वाली प्लेट लगा दी और इधर एक माइनस की प्लेट और लगा दी, किस लिए कि उसने देखना चाहा कि ये कैथोड किरणों पर आवेश कौन सा है। तो कैथोड किरणें यहां से निकलने के पश्चात इस प्लस वाली प्लेट की ओर मुड़ गई। जब यहाँ पर अपने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये किधर मुड़ गई, प्लस वाली प्लेट की ओर। और जब ये प्लस वाली प्लेट की ओर मुड़ेगी, इसका मतलब इन पर माइनस आवेश होगा। भाई विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, प्लस आवेश माइनस की तरफ क्या रहेगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ पर इन कणों पर माइनस का चार्ज होगा, तभी तो ये प्लस वाली प्लेट की ओर जाएगी, और यही हुआ। तो इसने कहा कि इन कणों पर या इन किरणों पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश उपस्थित है। या अपन कह सकते हैं कि इन किरणों में कुछ छोटे छोटे कण हैं, और वो कण कैसे हैं, ऋणावेशित कण है, यानी कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात इसके द्रव्यमान की। द्रव्यमान की बात करें तो इसने क्या किया, इसके मार्ग में मान लीजिए अपन ने एक छोटा सा पंखा रख दिया। अगर इन कणों पर कोई द्रव्यमान होगा तो ये पंखे से टकराएगी और टकरा करके ये पंखा घूमेगा। अगर कोई द्रव्यमान नहीं है तो ये पंखा नहीं घूमेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अपन एक पंखा है, उसकी ताड़ियों पर या उसकी पंखुड़ियों पर कोई पत्थर मारेंगे तो वो ताड़ियां किधर न किधर तो घूमेगी, और अपन पत्थर है नहीं, आदमी सीधा ऐसे कर रहे हैं तो ताड़ियां घूमेगी क्या, नहीं घूमेगी, क्योंकि द्रव्यमान जब तक जाकर के नहीं टकराएगा वो पंखा नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ये पंखा घूमा, इसका मतलब इन कणों का कुछ न कुछ द्रव्यमान तो है। इसको पता नहीं था कितना द्रव्यमान है, लेकिन इसको ये पता है कि कुछ न कुछ द्रव्यमान तो इन कणों का है। तो कैथोड किरणों के बारे में ये बातें पता लगी। दूसरी बात, अगर आप ये आवेश की बात कर रहे हैं तो आप विद्युत क्षेत्र की बजाय अपन चुंबकीय क्षेत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है जब भी कोई आवेशित कण गति करता है उसके चारों ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी दिशा बदल जाएगी, जैसे विद्युत क्षेत्र में बदलती है। तो यहाँ पर चार चीजों के बारे में पता चला। कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर के एनोड की ओर गति कर रही है। दूसरी बात, ये सीधी रेखा में जा रही है जब तक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया गया है। आवेश की बात करें तो इन पर ऋणावेश उपस्थित है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ रही है। और द्रव्यमान की बात करें तो इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान यहाँ पर होगा। ये सारी बातें किसने बताई, अपने को माइकल फेराडे ने बताई कि ये कुछ न कुछ कण है। अब ये कण निकला कहां से, तो यहाँ पर माइकल फेराडे बता रहा है कि जो ये कैथोड है, इस कैथोड से ये कण निकल रहा है। और कैथोड कोई ना कोई धातु का है, और धातु में क्या होता है, परमाणु होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन ये परमाणु तो नहीं मुड़ा, क्योंकि अगर परमाणु निकलता तो उदासीन कण निकलता, जबकि ये क्या है, ऋणावेशित है। तो इसने कहा ना, परमाणुओं में से कोई कण निकला है, इसका मतलब वो क्या है, एक अपरमाणविक कण है। तो इस प्रकार से माइकल फेराडे ने ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जैसा अपरमाणविक कण परमाणु में उपस्थित है। ये बात माइकल फेराडे ने
इस बात से ही जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो फ्लॉप हुआ था कि कुछ न कुछ परमाणु में से निकला है, और अगर वह परमाणु अविभाज्य है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बातें हैं जो माइकल फैराडे ने बताई कि ये जो कैथोड किरणों वाले जो कण हैं यही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सपेरिमेंट आपने माइकल फैराडे ने किया है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जबकि आप हमसे पहले पढ़ते आए हो, जब आपसे पूछा जाता है छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपके मुंह पे एक ही नाम आता है, कौन था, जे थॉमसन का नाम आता है। जबकि यहाँ पर अपन ने जे थॉमसन का अभी तक नाम लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, और क्यों माइकल फैराडे की बजाय जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है, उसकी बात भी अपन आगे करेंगे। ओके।